हेलो फ्रेंड, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। इस ऑनलाइन क्लासेस में आपको कंप्यूटर सब्जेक्ट्स के बारे में बताया जाएगा, जिसमें ऑफिस एप्लीकेशंस हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वेब टेक्नोलॉजीज़ हैं, आरडीबीएमएस, डीएमएस हैं और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। मैं संतोष कुमार गुप्ता, डायरेक्टर, फाउंडर, आईसीआईटी कंप्यूटर सेंटर गोंडा। अगर मेरा आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर बटन पर क्लिक करके शेयर कर सकते हैं, लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक कर सकते हैं और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे भविष्य में कोई मैं नया वीडियो डालूं तो वो आपको आसानी से मिल जाए। चलिए आज मैं अपना दूसरे दिन का क्लास स्टार्ट करता हूँ। हमारा दूसरे दिन का जो क्लास है वो प्रोग्रामिंग इन सी का ही है। पहले दिन के क्लास में हम लोगों ने सी लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन। तो आज मैं बात करता हूं कि वेरिएबल्स क्या होता है। तो देखिए, जो वेरिएबल्स होते हैं ये पहले कॉमन भाषा में समझें कि ये क्या होता है। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब आप कोई वैल्यूएं कंप्यूटर को सप्लाई करते हैं तो आपको ही पता है कि वो वैल्यूएं मेमोरी में जाके असाइन होती हैं। मेमोरी में बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनका अपना एक अलग एड्रेस होता है। पर उन छोटे छोटे सेलों में जो वैल्यू आप स्थापित सी या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के माध्यम से करते हैं तो उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम एक नाम लेते हैं। उन्हीं नाम को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है कि ये आपके कंपाइलर के माध्यम से कंप्यूटर को ये सूचित करता है कि आपको मेमोरी में कितना जगह मिले। वेरिएबल जो होगा ये नाम है और ये एक स्टोरेज एरिया होता है जहां आप अपने प्रोग्राम के माध्यम से इनको नियंत्रित करते हैं। जितने भी वेरिएबल सी में होते हैं उनका एक टाइप होता है जिसे हम लोग डेटा टाइप के नाम से जानते हैं, और आपको मेमोरी में कितना जगह मिले उसमें वैल्यू रखने के लिए ये वेरिएबल के माध्यम से बताते हैं। उसका रेंज इसके द्वारा स्थापित होता है। आप एक सहज भाषा में जान सकते हैं कि जैसे हम लोग एक्सेल में काम करते हैं तो एक्सेल में बहुत सारे सेल्स होते हैं, हर सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए सेल का एड्रेस होता है। तो ऐसे ही जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं तो आपको जो अलग अलग वैल्यूएं प्रोग्राम के माध्यम से कंप्यूटर को देनी होती हैं, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो आप नाम लेते हैं हम लोग उनको वेरिएबल बोलते हैं। अब आप जब भी वेरिएबल यूज करेंगे तो आपको उसका डेटा टाइप बताना। डेटा टाइप के माध्यम से हम ये बताने का काम करते हैं कि हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया है हम उसमें किस प्रकार की वैल्यू को स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप जो होगा ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंतर्गत यूज होगा। ये विभिन्न प्रकार के डेटाओं का कलेक्शन होता है। आप इसमें इंटीजर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, फ्लोट डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप यूज कर सकते हैं, और इन्हीं डेटा टाइप के माध्यम से ही उनका एक रेंज स्थापित होता है। तो जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे उनमें आप वेरिएबल यूज करेंगे अपने वैल्यूओं को रखने के लिए, और उन वेरिएबलों को आप डेटा टाइप के माध्यम से असाइन करेंगे, और जिस प्रकार का आप डेटा टाइप देंगे उसी ही प्रकार की वैल्यू को आप उसमें स्थापित। अब जो डेटा टाइप होते हैं, वैसे तो डेटा टाइप की बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बताई गई है सी लैंग्वेज में, पर मैं अभी बहुत ज़्यादा रेंज आपके सामने नहीं ला रहा हूँ। एक जो बेसिक डेटा टाइप है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो डेटा टाइप जो होंगे उनमें डेटा टाइप को 3 कैटेगरी में रखा गया है। एक प्राइमरी होता है। प्राइमरी जो होते हैं ये पहले से बने बनाए होते हैं, इसीलिए बिल्ट इन लिखा हुआ है। इसमें आपको वैड मिलेगा, इंट मिलेगा, कैर मिलेगा, डबल मिलेगा और फ्लोट मिलेगा। एक डेटा टाइप आपका डिराइव डेटा टाइप होगा। इसके लिए एरे, पॉइंटर, रेफरेंसेस का यूज किया जाता है। तो आगे चल के हम लोग सी लैंग्वेज में एक पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि ये एरे क्या है, पॉइंटर क्या है, तो वहां आप इनको और बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप इसलिए बोला गया है क्योंकि इसका निर्माण हमारे द्वारा होता है, हम इसके डिफिनेशन हम बताते हैं। और इनमें 3 प्रकार के आपको डेटा टाइप मिलेंगे, स्ट्रक्चर, यूनियन, इन्यूमरेशन मिलेगा, इसे इनम के नाम से बोलते हैं। तो आगे ये एक बड़े चैप्टर के रूप में तीनों आएंगे सी लैंग्वेज में।
तो आगे चल के जब हम लोग स्ट्रक्चर, यूनियन और इन्यूमरेशन को अलग से पढ़ेंगे तो और अच्छा जान पाएंगे। फिलहाल हम आप अभी जो प्रोग्राम में यूज करेंगे आगे, वो हमारे प्राइमरी डेटा टाइप है। अब मैं बात करता हूं कि कांस्टेंट्स और लिटरल क्या होता है। कांस्टेंट का मतलब होता है एक फिक्स्ड वैल्यू जिसे प्रोग्राम के चलाने के दौरान आप ना बदल पाए, उन्हें हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में आपने लिखा a = 7, तो a हो गया वेरिएबल, 7 हो गया कांस्टेंट। 7 का काम है कि वो a नाम के वेरिएबल में असाइन हो, और आप 7 को आगे प्रोग्राम में कभी भी यूज करोगे किसी प्रोसेस में तो a आइडेंटिफायर या वेरिएबल से उसको यूज करोगे। तो कांस्टेंट जो होते हैं ये एक फिक्स वैल्यू होते हैं, इन्हें प्रोग्राम चलाने के दौरान नहीं बदला जा सकता है, और इन्हें ही हम लोग लिटरल्स के नाम से भी जानते हैं। कांस्टेंट के भी वैरायटीज होते हैं, ये इंटीजर कांस्टेंट होंगे, फ्लोट कांस्टेंट होंगे, कैरेक्टर कांस्टेंट होंगे, स्ट्रिंग कांस्टेंट्स होंगे, और कुछ इन्यूमरेशन जो हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उसकी भी एक वैरायटी कांस्टेंट की होती है। तो कांस्टेंट का मतलब एक निर्धारित वैल्यू, और इसे ही हम लोग लिटरल के नाम। अब कांस्टेंट के भी टाइप्स हैं, ये इंटीजर वगैरह का भी मिलेगा, फ्लोट होगा, कैरेक्टर होगा, स्ट्रिंग होगा। उदाहरण के तौर पे ऐसे आपने लिखा 5, 10, 100, 1000, तो ये इंटीजर हो गया। आपने लिखा 2.5, 5.15 जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट आए वो फ्लोटिंग हो गया। आपने a, b, k, s, ये कैरेक्टर कांस्टेंट हो गया। आपने लिखा स्ट्रिंग, तो वो आपका स्ट्रिंग कांस्टेंट हो गया। ये आपके 4 प्रकार के कांस्टेंट हैं जिन्हें हम लोग प्रोग्राम में यूज करेंगे, इंटीजर, फ्लोट। अब हम लोग बात करें कि अगर हम लोग सी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने का प्लान कर रहे हैं तो इसमें कोई रूल या नियमावली है तो उसे पहले जान लिया जाए। तो देखिए, सी या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम काम करते हैं तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना अपना एक रूल होता है, और हमें उस रूल को लेके प्रोग्राम को लिखना होता है। तो हमारा जो सी लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो बेस्ट तरीका होगा कि आप इसके जितने भी कीवर्ड्स, स्टेटमेंट्स लिखें वो स्मॉल लेटर में लिखें, क्योंकि ज्यादातर जितने भी सी लैंग्वेज के फंक्शन, कीवर्ड्स वगैरह हैं वो स्मॉल लेटर में ही होते हैं। तो आपको प्रत्येक स्टेटमेंट को लोअर केस लेटर में लिखना चाहिए। सी लैंग्वेज में जब हमारा एक स्टेटमेंट खत्म हो जाता है तो हमें उसके लास्ट में सेमी कॉलन का निशान लगाना होता है। सेमी कॉलन का निशान जो होता है ये टर्मिनेटर का काम करता है। ये बताता है कि ये स्टेटमेंट यहाँ खत्म हो गया है, और उसके बाद नीचे चाहे आगे कोई स्टेटमेंट लिखा होगा तो वो नया स्टेटमेंट माना जाएगा। कुछ स्टेटमेंट ऐसे सी में होते हैं जिनके लास्ट में सेमीकोलन का निशान नहीं लगता है, तो ऐसा कोई अगर स्टेटमेंट आएगा तो उसके लिए आपको सूचित किया जाएगा कि इनके लास्ट में आप सेमीकोलन ना लगे। आप जब भी कोई कीवर्ड को लिखने के बाद फिनिश करेंगे या कोई आइडेंटिफायर की राइटिंग खत्म करेंगे तो आपको एक व्हाइट स्पेस देना होगा। व्हाइट स्पेस देने का अर्थ ये हुआ, जैसे मान लेते हैं आप एक वेरिएबल लेना चाहते हैं इंटीजर, तो उसके लिए लिखा जाता है इंट और वेरिएबल का नाम। तो आपने लिखा इंट और एक स्पेस देके लिखा एक्स। ये नहीं कि इंट और साथ में एक्स लिख दिया तो वो गलत हो जाएगा। तो जब भी कोई कीवर्ड की राइटिंग खत्म हो या आइडेंटिफायर की राइटिंग खत्म हो तो आपको एक स्पेस देना होगा। सी के जितने भी प्रोग्राम बनते हैं प्रत्येक प्रोग्राम में हमें एक मेन फंक्शन है जिसे लिखना ही होता है। ये एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग पॉइंट होता है। जब आप प्रोग्राम को कंपाइल करके एग्जीक्यूट करते हो तो हमारा कंपाइलर उन्हीं ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है जो मेन फंक्शन के बॉडी यानी ब्लॉक में आई, और हम अपने मेन फंक्शन के अंतर्गत ढेर सारे फंक्शनों को भी स्थापित कर सकते हैं। तो प्रत्येक सी के प्रोग्राम में हमें मेन फंक्शन को लिखना ही होगा। अब हमारा जो सी लैंग्वेज है इसमें आपको बहुत सारे हेडर फाइल्स मिलेंगे। इन हेडर फाइल को हम लोग लाइब्रेरी फाइल के नाम से भी पुकारते हैं। इन्हें हेडर फाइल इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इन फाइलों के लास्ट में आपको .h मिलेगा, और ये बने बनाए होते हैं जब आपने कंप्यूटर
कंप्यूटर में सी के कंपाइलर को इंस्टॉल करते हैं तो ये हेडर फाइलें ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर में उपलब्ध हो जाती हैं। हेडर फाइलों की आवश्यकता तब पड़ती है, हमारे सी लैंग्वेज में बहुत सारे रेडीमेड फंक्शंस होते हैं, हम उन फंक्शनों को आवश्यकता पड़ने पे अपने प्रोग्राम में प्रयोग करते हैं। तो जितने भी फंक्शंस होते हैं उनका अपना एक हेडर फाइल होता है। तो जब भी किसी आप फंक्शन को यूज करेंगे तो उससे संबंधित जो हेडर फाइल है उसे अपने प्रोग्राम में लिखना ही होगा। जैसे उदाहरण के रूप में आप दो संख्याओं का पावर निकालना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक रेडीमेड फंक्शन मिलेगा पाव, POW, और पाव फंक्शन के लिए हेडर फाइल है math.h। तो आप जब भी पाव नाम के फंक्शन का प्रयोग करेंगे तो आपको math.h को अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे आपको हेडर फाइलें मिलेंगे। तो आगे चल के हम जिन जिन फंक्शनों को यूज करेंगे अगर उनसे संबंधित कोई हेडर फाइल है तो आपको सूचित किया जाएगा और उन्हें अपने प्रोग्राम में आपको लिखना होगा। हेडर फाइलों को अपने कंप्यूटर के प्रोग्राम में, सी के प्रोग्राम में सम्मिलित कराने के लिए हम लोग जिस सिंटैक्स का प्रयोग करते हैं उसमें हम हैश का निशान लगाते हैं, इंक्लूड लिखते हैं और करली एंगल ब्रैकेट में हम उस हेडर फाइल का नाम लिखते हैं। तो आप आगे देखेंगे जितने भी प्रोग्राम हम बनाएंगे उनमें हेडर फाइलों की बात चले। अब हेडर फाइल की लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, पर उसमें एक हेडर फाइल है जिसका नाम है stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। तो सी का जितना भी प्रोग्राम बनता है उसमें आप देखोगे कि यह हेडर फाइल अनिवार्य रूप से लिखा होता है। कारण जितने भी इनपुट और आउटपुट फंक्शन आपके सी लैंग्वेज में हैं, जिनके माध्यम से आप वैल्यू को प्रिंट करोगे, वैल्यू को कीबोर्ड से डालोगे, उन सारे फंक्शनों के हेडर फाइलों का नाम stdio.h। उदाहरण के रूप में printf, scanf, gets, ये जो सारे फंक्शन हैं ये इनमें आते हैं। तो चूंकि कोई भी सी का प्रोग्राम बनेगा तो जरूरी होगा कि हम उसमें कोई वैल्यू इनपुट करें, इनपुट करेंगे तो उसको आउटपुट के रूप में भी पाना चाहेंगे। तो ऐसे स्थिति में हमें इस हेडर फाइल को लिखना ही होता है। इसका फुल फॉर्म स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल होता है।